नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में एक बार फिर से हम आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड 100% ऑक्सीजन फॉर अ पेशेंट हु हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन। डॉक्टर ने एडवाइज़ किया है 100% ऑक्सीजन किसके लिए? पेशेंट के लिए जिसको रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है। Which of the following mask should you use while implementing the doctor's order? आपको इनमें से कौन सा मास्क जो है वो यूज करना है डॉक्टर के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए में जो मास्क लगा हुआ है ये सिंपली फेस मास्क है। ये क्या है? सिंपल फेस मास्क है। अब इसका यूज क्या है? जनरली हम इसको हर एक पेशेंट में यूज करते हैं। जनरली यही मास्क जो सबसे मोस्ट कॉमन मास्क जो है वो यही है। लेकिन इसका काम क्या है? क्योंकि हमें क्या देना है? 100% ऑक्सीजन देनी है। इस मास्क का यूज क्या है? ये मैक्सिमम 40 से 60% तक, 30 से 60% अलग अलग रेट पर, फ्लो रेट पर अलग अलग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सकता है। एक्चुअली अगर आप ऑक्सीजन को 5 से 10 लीटर पर मिनट पर सेट करते हैं फ्लो रेट, तो ये मैक्सिमम 40 से 60% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। आप क्या चाह रहे हो? 100% ऑक्सीजन देना चाह रहे हो। तो ऑप्शंस में ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन देखिए इसमें एक बैग सा लटका हुआ है, ये मास्क है। हम ऑलरेडी आपको इस मास्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस मास्क को बोलते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क। क्या बोलते हैं भाई इसको? नॉन रीब्रीदर मास्क। ये मास्क सबसे पहले जान लें कि किस लिए यूज होता है। ये 100% ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए यूज होता है। पहली चीज़, इस मास्क में या तो एक साइड में या दोनों साइड में क्या होता है? वेंट होता है। और ये वेंट का मीनिंग क्या है? ये तभी खुलेगा जब पेशेंट एक्सहेल कर रहा है। कब खुलेगा भाई? ये वेंट कब खुलते हैं? जब पेशेंट, तभी खुलेगा जब पेशेंट एक्सहेल करता है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? जब पेशेंट इंस्पिरेट कर रहा है, इंस्पिरेशन के समय में क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं। इसका मतलब इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेना, ब्रीद करना, उस समय में अंदर ले जा रहे हैं। तो इस बैग के अंदर तो क्या है? छोड़ी हुई जो गैस है वो है। इसका मतलब अब क्या होगा? आपको जो ऑक्सीजन पेशेंट को जो ऑक्सीजन जाएगी वो 100% ऑक्सीजन वही जाएगी जो डिलीवर की जा रही है, जो उसको दी जा रही है। रूम एयर इसमें मिक्स हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब ये मास्क वही मास्क है जिससे 100% ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जा सकती है। दूसरी चीज़, क्या ये वाकई में 100% तक डिलीवर कर सकता है क्या? डिपेंडिंग अपॉन फ्लो रेट एट्सेट्रा, ये मास्क जो है वो 70 से 100% तक ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर सकता है। ठीक है ना? लेकिन 100% का नाम आता है नॉन रीब्रीदर मास्क का नाम टिक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैग लगा हुआ है एक्सहेलेशन के समय में क्या होते हैं? खुल जाते हैं। और इंस्पिरेशन के समय में क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। बंद रहेंगे तो क्या होगा? जो रूम एयर है वो मिक्स नहीं हो पाएगी और 100% ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर होती है। तीसरा मास्क भी हम यहाँ पर देखेंगे। ये मास्क जो है आपको क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा होगा। जो कलर कोडेड जो मास्क आते हैं, बहुत सारे कलर कोडिंग के हिसाब से उनके साइज़, कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग मास्क हैं। और ये मास्क को हम क्या बोलते हैं? वेंचुरी मास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेंचुरी मास्क। अब ये वेंचुरी मास्क क्या करता है? ये रूम एयर और जो आप ऑक्सीजन दे रहे हो उन दोनों को क्या करता है? मिक्सअप करता है। इससे क्या होता है? ये डिजायर्ड फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो डिलीवर करा पाता है। यानी ये स्पेसिफिक अगर आपको सेट करना है तो उसके लिए मास्क कोड अलग अलग हैं। उसके हिसाब से आप पेशेंट को क्या दे सकते हो? ऑक्सीजन डिलीवर करा सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी पूछ लिया जाए स्पेसिफिक डिजायर्ड ऑक्सीजन, अगर किसी को परसेंटेज ऑक्सीजन किसी को डिलीवर करानी है, वेंचुरी मास्क उसके लिए सबसे फिट है। लास्ट में देखिए ये क्या है? देखो मास्क के ऊपर फेस के ऊपर मास्क की तरह से लगा हुआ है, ये होता है फेस टेंट। ये भी क्या
ये भी क्या एक तरीके का मास्क है क्या, इसको हम बोलते हैं फेस टेंट। ये भी ऑक्सीजन डिलीवर कराने के लिए होता है, जैसे फेस जैसे ऑक्सीजन हुड होता है उसी की तरह से। ये अपने टॉप से देखो मास्क की तरह से अपने टॉप से यहाँ पर क्या है, ओपन है, खुला हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसका ये वो ऑक्सीजन डिलीवर कराता है जो चीज जिसमें हायर ह्यूमिडिटी हो, यानी कि ह्यूमिडिटी के साथ में, हायर अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी के साथ में ऑक्सीजन डिलीवर करानी हो तो क्या काम में आएगा, फेस टेंट में काम में आएगा, बहुत कम प्रचलन में है। ठीक है, इसका मतलब ये प्रिसाइज ऑक्सीजन का परसेंटेज डिलीवर नहीं करा पाता है, इसलिए इसको देते समय पेशेंट का SaO2 SpO2 जिसको आप बोलते हो आर्टीरियल ब्लड सेचुरेशन जो है वो आपको नोट करना ज़रूरी है। क्वेश्चन पे आते हैं, पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देनी थी तो कौन सा मास्क जो सबसे बेहतर है। बी पर जो नॉन रीब्रीदर मास्क है ये 100% ऑक्सीजन डिलीवर कराने में पेशेंट के लिए सक्षम है, कैपेबल है। आंसर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पोजीशन यू शुड प्लेस एन अनकॉन्शियस पेशेंट दैट हैज एक्सेसिव ओरल सिक्रेशंस। किसी पेशेंट को एक्सेसिव ओरल सिक्रेशंस हो रहे हैं, कंसर्न अब पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट है। दो चीज़ें आपको दिमाग में रखने वाली बातें होंगी। अनकॉन्शियस है तो पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स नहीं है, गैगिंग काम नहीं कर रही, तो एक्सेसिव और ऊपर से एक्सेसिव ओरल सिक्रेशन है। किस चीज़ की रिस्क है, एस्पिरेशन का रिस्क है। पेशेंट को आप ऐसी पोजीशन में प्लेस करोगे जिसमें एस्पिरेशन का रिस्क कम से कम हो सके। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। अब इसके लिए एस्पिरेशन को के चांसेस को कम करने के लिए हम पेशेंट को देखिए, अब क्वेश्चन के नतीजे तक नहीं पहुँचे, पेशेंट को हम फाउलर्स पोजीशन में भी रखते हैं, लेकिन ये इस अनकॉन्शियस पेशेंट है। पहली बात तो फाउलर्स पोजीशन में पेशेंट को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, पेशेंट के लिए इजी नहीं है इस पोजीशन को मेंटेन करना। तो ऐसे केसेज में कौन सी पोजीशन है जिसमें पेशेंट को रखा जाएगा और वो भी इजीली। तो ऐसे केसेज में हम पेशेंट को रखते हैं इस पोजीशन में, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं सिम्ज पोजीशन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्ज पोजीशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि अनकॉन्शियस पेशेंट में इस पोजीशन में पेशेंट को रखना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी है। दूसरी चीज़, एस्पिरेशन के चांसेस भी बहुत कम कर देगी। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव पोजीशन है किसके लिए, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में पेशेंट्स में रेस्पिरेशन के रिस्क को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पोजीशन है। ये पोजीशन और भी कहीं यूज करते हैं क्या, जी करते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन में इसको यूज करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम इसको यूज करते हैं, इसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, एनीमा देने में हम इस पोजीशन को यूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अनकॉन्शियस पेशेंट है और एक्सेसिव ओरल सिक्रेशंस हैं, एस्पिरेशन के रिस्क को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव पोजीशन कौन सी है, सिम्ज पोजीशन है, इजी है मेंटेन करना। ठीक है, दूसरी चीज़ फाउलर्स पोजीशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट में मुश्किल हो जाता है पोजीशन को मेंटेन करना। सिम्ज पोजीशन आप देख लीजिए, इसको लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा और कहाँ पर ये पोजीशन यूज होती है, रेक्टल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन और पेल्विक एग्जामिनेशन में भी इस पोजीशन का यूज किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन पे टेस्ट के लिए किसी पेशेंट को शेड्यूल किया गया है। व्हाट विल बी योर इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट बिफोर द टेस्ट। टेस्ट करने से पहले पेशेंट को आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। अब देखिए हम नोट कर लेते हैं पहले भाई, पीएफटी से पहले पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्मोकिंग जो है वो टेस्ट को अफेक्ट करेगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स का जो यूज है वो बंद कर दीजिए, लेकिन किसी को दिक्कत है तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज बंद कर दीजिए। एमडीआईज अगर कोई ले रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि एमडीआई किसको बोलते हैं। ठीक है, एरोसोल कोई थेरेपी चल रही है तो वो भी क्या हो जानी चाहिए, स्टॉप हो जानी चाहिए। लेकिन कब स्टॉप कर देनी चाहिए, 2-4 दिन पहले कर दें क्या, जी नहीं,
केवल 6 घंटे पहले स्मोकिंग, ब्रोंकोडायलेटर्स, एमडीआईज का यूज़, एरोसोल थेरेपी है, ये बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे पीएफटी का, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा। स्मोकिंग पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, या क्या करती है भाई, डायलेट करती है। ये कंस्ट्रिक्शन का काम करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट्स जो हैं वो इनएक्यूरेट आएंगे। और चीज़ें इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा, पीएफटी में क्या है, एक तरीके से डीप ब्रीद एक्सरसाइजेज हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं। इससे क्या हो सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है। जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको रिपोर्ट करना होगा पेशेंट को, और लास्ट में टेस्ट के बाद में रेस्ट जो है वो रिकमेंडेड है, क्योंकि टेस्ट की वजह से फैटिग कोज होती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग में रख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पर कि क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। अवॉइड स्मोकिंग 6 आवर्स बिफोर द टेस्ट, हमने बताया 6 घंटे पहले स्मोकिंग ही नहीं, ब्रोंकोडायलेटर्स भी बंद कर दें, एमडीआईज भी बंद कर दें, एरोसोल थेरेपी भी बंद कर दें। तो ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम और ऑप्शंस भी यहाँ पर रीड करने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन है टेक ए ब्रोंकोडायलेटर 1 आवर बिफोर द टेस्ट। जी नहीं, अभी हमने मना किया कि 6 घंटे पहले बंद कर देने चाहिए। हाँ, अगर रिकमेंडेड है तो लिया भी जा सकता है, ठीक है ना। पेशेंट को अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एब्सटेन फ्रॉम फूड फॉर 2 आवर्स बिफोर द टेस्ट। टेस्ट के 2 घंटे पहले खाना मत खाने दीजिए। जी नहीं, कभी भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन गलत है। ड्रिंक 8 आउंस ऑफ वाटर इमीडिएटली बिफोर द टेस्ट। टेस्ट के ठीक पहले 8 आउंस पानी जो है वो पीना है पेशेंट को, कोई मतलब नहीं है, पीना है नहीं पीना है, कोई मतलब नहीं है, कोई डायरेक्शंस नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ऐसे 1 आउंस का मीनिंग भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा कि 1 आउंस का मतलब कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर केयरिंग एन एडल्ट पेशेंट। किसकी केयर कर रहे हो भी, एडल्ट पेशेंट की केयर कर रहे हो। हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस आ रहे हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा था बार पहले भी। व्हाट शुड बी योर नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का क्या कर रहे हो आप, सक्शनिंग कर रहे हो, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस होनी चाहिए। अब आपको कुछ कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं वो पता होने चाहिए, अदरवाइज तो ओरोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल, ट्रेकियल सक्शनिंग, ट्रेकोस्टमी सक्शनिंग के कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन उनके भी कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, और वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन क्या है, देखिए कॉमन में सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स, पेशेंट के ब्रीथ साउंड्स और पेशेंट का SpO2, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब असेस करेंगे। दूसरी चीज़, सक्शनिंग के लिए पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैसी होनी चाहिए, सेमी या फाउलर्स पोजीशन जो है वो, सेमी या हाई फाउलर्स पोजीशन जो है वो पेशेंट की होनी चाहिए। ये रीजन क्या है, ताकि ग्रेविटी से क्या होगा, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं वो डाउन चले जाएंगे, थोरेसिक कैविटी में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, लंग्स एक्सपेंशन ज़्यादा हो पाएगा। इसलिए पोजीशन पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेमी या हाई फाउलर्स पोजीशन होनी चाहिए। कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अलावा सक्शनिंग कितनी देर तक करनी है, निगेटिव प्रेशर होगा, ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव प्रेशर खींच रहा है प्रेशर तो निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव प्रेशर आप कितनी देर के लिए रख सकते हो भैया, आपको काफ़ी सारी बुक्स में जो है अलग अलग रेंज देखने को मिलेंगी। मैक्सिमम 10 सेकंड्स लिखा हुआ है, 10 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 सेकंड्स टू 15 सेकंड्स। क्यों भाई, अदरवाइज पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। हाइपोक्सिया इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोक्सिया में जाएगा। क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ भी आपको। प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए भाई, हर के अलग हिसाब से अलग अलग है। एडल्ट के लिए प्रेशर अलग है, 100 से 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, वॉल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं सक्शन का प्रेशर। चाइल्ड के लिए अगर देखें तो आप 100 से 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी रिकमेंडेड है।
इन्फेंट के लिए जो है प्रेशर है वो कितना है, 50 से 95 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है। इन्फेंट्स न्यूबॉर्न के लिए भी लगभग इतना, मैक्सिमम 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जो है वो प्रेशर जो है वो रिकमेंडेड है। चीज़ें ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट है क्या जी, इम्पोर्टेंट है कैथेटर का साइज, जो सक्शन कैथेटर है उसका साइज क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। एडल्ट्स के लिए जो साइज़ हैं वो 12 से 18 फ्रेंच में है। एक फ्रेंच का मिलीमीटर से क्या रिलेशन है हमें बताइएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चाइल्ड के लिए कितना होना चाहिए भाई, 8 से 10 फ्रेंच का होना चाहिए। एडल्ट के लिए सॉरी इन्फेंट के लिए कितना होना चाहिए, यही जो कैथेटर साइज है वो 5 से 8 तक का, जिसके अंदर न्यूबॉर्न्स भी आ गए। न्यूबॉर्न्स के अंदर 5 या 6 का ही जो है सक्शन कैथेटर हम काम में लेते हैं। पेशेंट को क्या करेंगे, सक्शनिंग के बाद में तुरंत के बाद में रीऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को 10 से 15 सेकंड के लिए बेचारे पेशेंट की जो ऑक्सीजन है आपने जानी ही नहीं थी, खींच ली बेचारे की ऑक्सीजन, ठीक है। पेशेंट को आपने सक्शनिंग कर दी, उसके बाद में पेशेंट के ठीक वही वाइटल साइंस, वाइटल देखोगे, पेशेंट की ब्रीथ साउंड्स देखोगे, पेशेंट का SpO2 देखोगे, SpO2 मेन आ जाता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करोगे कि कहीं कोई दिक्कत, अब पेशेंट मतलब ना बेहतर हुआ कि माइनस में चला गया, वर्स्ट होगी कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब बेहतरी कैसे पता लगेगी आपको पेशेंट बेहतर हुआ, अगर पेशेंट का SaO2 SpO2 जो है वो इंक्रीज हुआ है, बेटर हुआ, इम्प्रूव हुआ है, इसका मतलब आपकी सक्शनिंग ने काम किया, अदरवाइज तो आपकी सक्शन ने काम ही नहीं किया। क्लियर है। अब आते हैं ऑप्शंस पे कि आप एडल्ट पेशेंट की केयर कर रहे थे, एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस हैं, आपकी क्या इंटरवेंशन होंगी सक्शनिंग करते समय में। पेशेंट का वॉल प्रेशर, सक्शन का वॉल प्रेशर जो है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखिए पेशेंट जो है वो एडल्ट पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट के लिए हमने 100 से 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोला था, ऑप्शन गलत हो गया। इवेलुएट ब्रीथ साउंड्स आफ्टर द प्रोसीजर, जी हमने बोला है, ऑप्शन को होल्ड कीजिएगा। प्लेस द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन, जी नहीं, सेमी या हाई फाउलर्स पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करते हैं, गलत है ऑप्शन। यूज ए स्ट्राइल कैथेटर एट फ्रेंच, एडल्ट पेशेंट हैं, मोर देन 12 फ्रेंच से ज़्यादा का जो कैथेटर है जो वो यूज करते हैं, 8 फ्रेंच का कैथेटर इन्फेंट्स में यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन एक ही करेक्ट हुआ। ब्रीथ साउंड्स को इवेलुएट करना है प्रोसीजर के बाद में कि ब्रीथ साउंड जो है बेहतर हुई है या वर्सन हो गई है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज के सेशन का है, पेशेंट हैज बीन ब्रोट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर सस्टेनिंग इंजुरीज इन ए रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में इंजुरी हुई है पेशेंट को, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर के आ गए। पेशेंट इज सेमी कॉन्शियस, नोट करने वाली बात है, पेशेंट कैसा है भाई, सेमी कॉन्शियस है। पेशेंट कैसे है, सेमी कॉन्शियस है। एंड यू आर कंसर्न अबाउट मेंटेनिंग द पेशेंट्स एयरवे, ऑब्वियस सी बात है पेशेंट का एयरवे मेंटेनेंस जो है आपका कंसर्न होना चाहिए। अब वाइल डायग्नोस्टिक टेस्ट आर कंप्लीटेड, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कंप्लीट होंगे तब तक विच ऑर्डर शुड यू एंटिसिपेट बाय द डॉक्टर, आपको क्या ऑर्डर डॉक्टर से मिल सकता है जिसके लिए आप रेडी रहोगे कि इनमें से क्या करना है। इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो भाई, इसलिए तो नोट सेट दे रहे हो कि आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए चीज़ें। डॉक्टर के ऑर्डर का वेट, डॉक्टर का ऑर्डर आने तक, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है आपका सुपीरियर, उसका ऑर्डर आने तक आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा था, डॉक्टर को आपने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि आकर के मुझे डॉक्टर यही चीज़ के लिए ऑर्डर करने वाला है और मुझे ये चीज़ रेडी रखनी है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो सेम वही क्वेश्चन है। पेशेंट क्या है, सेमी कॉन्शियस है, एयरवे मेंटेन करना है, तो आप किस चीज़ के लिए रेडी रहोगे। देखो यहाँ पर नाम दे रखे हैं ETT, ट्रेकोस्टमी ट्यूब, ओरोफेरिंजियल ट्यूब और नेजोफेरिंजियल ट्यूब। इसका मतलब ये सारे के सारे एयरवे मेंटेन करने की डिवाइसेज हैं। एयरवे मेंटेन करने के लिए सारी की सारी ट्यूब्स हैं यहाँ पर आपके सामने। नोट करते जाइएगा। ETT क्या, किस पेशेंट, ETT जो है वो किस पेशेंट में डाली जाती है, किस पेशेंट के लिए होती है भाई, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए होती है। मैकेनिकल वेंटिलेशन के केसेज में जिसमें पेशेंट क्या भाई, अनकॉन्शियस है। क्या है भाई,
अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ही डाली जाएगी। पेशेंट यहाँ पर सेमी कॉन्शियस था इसलिए बाहर हो गया। मैकेनिकल वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए ईटीटी ट्यूब डाली जाती है, ऑप्शन बाहर हो गया। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब तब डाली जाएगी पेशेंट को जब पेशेंट का अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाली जाती है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ओरोफेरिंजियल ट्यूब क्या है भाई? वही आपका गुडल्स एयरवे, समझ रहे हो आप? गुडल्स एयरवे किन पेशेंट्स में डाला जाता है? अनकॉन्शियस पेशेंट में डाला जाता है। क्लियर है जी, अनकॉन्शियस पेशेंट में डाला जाता है। दूसरी चीज, ये उन पेशेंट्स में कतई नहीं रहेगा जिन पेशेंट्स में गैग रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है। गैग रिफ्लेक्स हो सकता है तो उन पेशेंट में गुडल एयरवे डालने का मतलब नहीं बनता, वो तुरंत का तुरंत उसमें लेरिंजोस्पाज्म होगा, वोमिट करेगा पेशेंट। यहाँ पर पेशेंट क्या है? सेमी कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस का मतलब गैग रिफ्लेक्स पेशेंट का एक्टिव है, तो गुडल एयरवे नहीं डालेंगे। नेजोफेरिंजियल ट्यूब किन पेशेंट्स में डाली जाती है? सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स में एयरवे मेंटेन करने के लिए नेजोफेरिंजियल ट्यूब ही डाली जाती है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये गैग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट नहीं करता। एक चीज़ तो ये ठीक है। और जहाँ पर भी आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है उन पेशेंट्स में नेजोफेरिंजियल ट्यूब डाली जाएगी, उन सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स में जिन। तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, नेजोफेरिंजियल ट्यूब जो है ऐसे सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स में डाला जाएगा जिनमें आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का सस्पेक्ट है, जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सस्पेक्टेड है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ ऑक्सीजनेशन से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन से और लेकर के आएंगे हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि एयरवे को लेकर के नोट सेट पूछेगा ही पूछेगा, हल्के में मत लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।